वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। साथ ही भारतीय तसल्लुत से तहरीक आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 5 जनवरी को, आज से मैं कई साल पहले थोड़ा चले जाऊँ तो 1949 को एक करारदाद मंजूर की थी। करारदाद में कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत को तस्लीम किया गया था। 70 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद आलमी इदारा करारदादों पर करारदादें पेश करता रहा, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं करा सका। कश्मीरी मुसलसल शदीद अजियत मुश्किलात का शिकार हैं। और जैसे कि अभी कल ही एक खबर आलमी मीडिया पर रिपोर्ट हुई, हमने देखा कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी मचाई रखी है और उनकी फितरत में, उनके खून में, उनके रग रग में जो है, अगर मैं ये कहूँ कि दहशतगर्दी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी एक केस रिपोर्ट हुआ और हमने देखा, वो खबर रिपोर्ट हुई परसों ही आलमी मीडिया पे, और उसका बहुत चर्चा था कि किस तरह से काबुल में, अफगानिस्तान में एक भारतीय सयाह जाता है और वहाँ पर जाके एक 15 साल बच्ची का रेप किया जाता है और फिर उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है, यानी कि पब्लिसाइज भी कर दिया जाता है। सो ये तो हालत है भारतीयों की, उनकी जहनियत की, उनके कारनामों की, उनकी फितरत की, उनके खून की। मैं दोबारा इसलिए ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बात मुझे कहते हुए कहीं से भी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि मैं झिझक महसूस करूं, क्योंकि ये सच है और इस सच को पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया तक इस सच को पहुंचाए। कश्मीरी मुसलसल शदीद अजियत और मुश्किलात में है। भारत कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और मजालिम का निशाना बना रहा है। यूएन करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी, ये अस्करी क़यादत कहती है, और पाकिस्तान का विजन भी यही है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पहले मैं इसके ऊपर तो खैर वन लाइनर में अपने गेस्ट से भी ले लूँगी, लेकिन उसके अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे जी, उसके ऊपर जाएँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि वफाकी काबीना के इजलास में साने मच पर शेख रशीद ने वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी है। मच में हज़ारा कानकनों का जो कत्ल दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही हज़ारा बरादरी इस तक नाराज़ है और कल जिस तरह की क्लिप्स वहाँ से आ रही थी, वो मैं अभी क्या चलाऊँ यहाँ पे चीज़ों को, लेकिन ये है कि ये अफसोसनाक बात है कि स्टेट विद इन द स्टेट का जब मामला बन जाता है तो हम ये बार बार कहते आए हैं अपनी 70 साल तारीख़ में, सियासी तारीख़ में, और बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के अगर मैं ये बात करूँ तो जी इसमें नहीं होगी किसी भी तौर से कि ये जो सारा सिनारियो इस तरह का जो इमर्ज होता है, उसमें ये रियासत की, स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे जाके अपने लोगों को संभाले, उनको दिलासा दे, और ना सिर्फ मजम्मती बयानात देने से कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि माजी में मुझे याद है जब अपोजिशन कंटेनर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते थे, उनकी पार्टी के लोग मौजूद होते थे, तो इस बात का बहुत अच्छे से बयान करते थे और इस बात का बड़ा प्रचार करते थे कि जो भी हाकिम वक्त होता है या जो भी हुक्मरान होते हैं मौजूदा हुकूमत के, उनको ये चाहिए कि जी ना सिर्फ मजम्मती बयान तक वो ना रहे बल्कि अमली तौर पे कुछ करें। सो वेल इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जी आज लावल फुलदाई साहब ने जो है वो डायरेक्टली एमक्यूएम के ऊपर जो है अपनी मजबूरियों के हवाले से जो है वो तनकीद की है। एक तरफ तनकीद होती है, दूसरी तरफ सपोर्ट होती है। एक दिन मिलते हैं, दूसरे दिन तनकीद करते हैं, एक दिन दावत देते हैं शामिल होने की वफाकी हुक्मरान की, अगले दिन जाके जो है वो तनकीद कर दी जाती है। तो दिस इज व्हाट इज द कंफ्यूजन, ये भी सवाल मैं आज करूंगी। बहरहाल और चीनी की कीमतें जी एक बार फिर सेंचुरी करने के लिए तैयार है। अभी तक चीनी चोरों का, आटा चोरों का पता नहीं चला, लेकिन मामला के यहाँ तक पहुँच गया है। इंट्रोड्यूस करा दूं पैनल में मौजूद है। सबसे पहले गजाला सैफी साहब बैठी हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशामदीद की, थैंक यू सो मच गजाला फॉर जॉइनिंग अस। साथ बैठे हैं आगा रफीक साहब हैं, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब को खुशामदीद की, थैंक यू सो वेरी मच आगा रफीक साहब फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन करेंगे, मैंने मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ अली गौहर बलोच साहब फॉर जॉइनिंग अस। But before starting the show from our guest panel, I have to take a short commercial break. We'll be right back after it.
बिफोर स्टार्टिंग जी वो टॉपिक्स जो कि आज के हमारे सियासी हैं उस पे मैं जो आज जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा आज यौम कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं, उस हवाले से वन लाइनर अपने मैं मेहमानों से ले लूँ, देन आई मूव फॉरवर्ड। जी गजाला क्या कहेंगे आज के हवाले से, दिन के हवाले से? कि 1949 का ये सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो उनके साथ मुआहदा हुआ था यूनाइटेड नेशंस के साथ, और ये वो दिन है जिसको हम हर साल तजदीद वफा के लिए और याद दिलाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और यूनाइटेड नेशंस को भी। और स्पेशली अब जो 2019 की जो वाक़या है 5 अगस्त का, जिसके बाद उनके जो राइट्स एज सिटीजन्स को कम्प्लीटली सल्ब कर दिया गया है, तो इस वक्त हमारी ये ज़रूरत है कि हम इसको दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दिलाएं और प्रेशराइज़ करें हर तरह से कि वो कश्मीरियों की जो हुकूक़ खुद इरादियत है उसको दोबारा से दुनिया के सामने लेकर आएं, और वो 71 साल पुराना मुआहदा जो है उसको किसी ना किसी तरह से प्रेशराइज़ करके इस मौके पे याद दिलाएं कि भाई कश्मीरी जो हैं वो पूरी एक नेशन है, एक लोग हैं और एक कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी जो कि इंतज़ार कर रही है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, बिकॉज उनको इख्तियार है अपने बारे में फ़ैसला करने का। ठीक है, आप क्या कहेंगे आगर रफ़ीउल्लाह साहब आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के हवाले से तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म, उस जुल्म के ऊपर सर जुल्म हमारी गवर्नमेंट ने किया कि जो रही सही कसर थी वो उन्होंने दे दिया कश्मीर। और अब हमेशा कश्मीर को कोई आंख देख नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता आगा भाई। अगर रफ़ीउल्लाह साहब अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो शायद प्लीज गो अहेड हो जाएगा। देखें, अगर हम यादाश्तों की बात करते रहें तो वो कदम पर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बहनों की, हमारे भाइयों की जानों पर खेला गया, उसके बावजूद इस गवर्नमेंट में वो काम हुआ जो 71 साल में कोई हिम्मत ना कर सका। यानी कहीं ना कहीं आपने कहीं अपनी वीकनेस शो की है या कहीं आपने अपनी रजामंदी शो की। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है कि उस जालिम दुश्मन को इतनी हिम्मत हो गई कि उसने कश्मीर पर जो कानूनी कतगन थी वो भी ख़त्म कर दी, और जो जुल्म के पहाड़ तोड़ सकते थे वो तोड़ रहे हैं। हम अलामती तौर पर वही काम कर रहे हैं कि जुमे को एक टांग पे खड़ा होना और फलाना। ये कौमें इस तरीके से नहीं चलती, गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं चलती, और जंगें इस तरीके से नहीं लड़ी जाती, चाहे अखलाकी जंग हो, चाहे मीडिया वार हो, चाहे कोई भी काम हो। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तो आप दुश्मन को स्पेस देते जा रहे हैं, वो लेते जा रहा है और आप रोते जाए। रोने से फर्क नहीं पड़ता, आप कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े तो। कहां खड़े? आपने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा आपने यहां इस मुल्क में कायम किया। आपने कश्मीरियों के साथ किया क्या है सिवाय उस बात के ड्रामाई अंदाज में आप आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए खड़े होते हैं? ये नहीं है। हुकूमतें इस तरीके से नहीं लेती हैं जस्टिस। ये नहीं होता है कि आप इस तरह, आपको चाहिए कि स्ट्रांगली उनको फील हो। देखें, मैं अगर आपको सपोर्ट करूं और मेरी सपोर्ट आपको फील नहीं आ रही है तो वो सपोर्ट नहीं है, वो मुनाफिकत है। मैं सॉरी फिर से, इस टाइम कश्मीरियों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म अगर कर रही है तो वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इंडिया और वर्सेस हम भी उनके साथ मिलकर उनके साथ हमने उनको तना छोड़ दिया। हमें चाहिए कि स्ट्रांगली उनके साथ इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हो कि वो कहें कि हाँ नहीं, हमारा भाई वाकई में हमारे साथ खड़ा है। आज तो कश्मीरी परेशान हो गए कि एक तरफ से ये मार रहा है और जिनके आसरे पे बैठे थे वो तो उनके कानों पे जो भी नहीं रेंक रही। मतलब इस तरह था कश्मीर इशू, ऐसा था कि क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमें चाहिए कि ये हम तो पता नहीं क्या समझते नहीं मैं बताता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अपने पार्लियामेंट के मेंबरशिप अपोजिशन को ना लें, अपने मेंबरान को भेजें, हर मुल्क में 2-2 3 वफ्द भेजें और वहां बैठे उनको कहें कि आए हमारे साथ। इससे ज्यादा और इशू क्या होगा कि हमारे लोगों के ऊपर आपने कानूनी कतगन भी लगा दी। जो आपने एक रही सही कसर थी, लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ सारे तो थे, अब आपने वो कानून भी लागू कर दिया जो ऑलरेडी इंडिया पे था, वो आपने उसका हिस्सा बना दिया। तो आप घर में कैसे बैठे? मेरे अगर बहन के साथ कोई जाती हो, मेरा भाई मरे, मैं कैसे घर बैठूं? मैं कैसे इतना वक्त गुजारूं? मैं समझ ये नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट इतना सुकून से बैठी क्यों है। आप अपने लोगों को जाएं, मुख्तलिफ बिठाएं, उनको बोले कि ऐसा नहीं होगा। आप देखें, 4 सीटों के लिए आपने तो इस्लामाबाद में बैठ के पूरा शो किया था ना, 172 दिन या 125 दिन। तो इस पे क्यों आप कुछ नहीं कर रहे हैं? इस पे आपकी क्या एफर्ट्स हैं? नहीं, खान बोलता अच्छा है भाई, तो क्या करूं मैं?
खान है अच्छा तो क्या करूं मैं, खान ईमानदार है तो क्या करूं मैं, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कश्मीरियों का बनेगा क्या, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप खामा खा में अगर पॉइंट स्कोरिंग करते रहे तो करते रहे जी इसमें, लेकिन इससे कश्मीर का कुछ नहीं बनेगा जो आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं मूव टुवर्ड्स दी अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, यकीनन आपने सुना होगा जो गजाला साहिबा ने कहा और जो आगा रफीउल्लाह ने भी कहा। क्या समझते हैं आज के दिन के एतबार से? जाहिर सी बात है हमारे पास आलमी करारदाद भी मौजूद है, आलमी इदारा ने करारदाद भी यूएन ने पास की हुई है इसके हवाले से, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली किसकी गलती नजर आती है कि हम अभी तक उस करारदाद को भी नहीं मनवा सके जो पास हुई थी आज से कई साल पहले? अली गौहर साहब, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा हो रहा है आप थोड़ा सा उसको क्लोज करके जिस रूम, मेरे ख्याल से आप हेडफोन्स लगा के बात कर रहे हैं शायद। हाँ जी मेरी आवाज जी जी मैं ये चाह रहा था कि जबाला साहब को कहिएगा कि इंटरेस्ट ना करें, मतलब ऐसे सारे लोग से बात करें। हाँ गुजारिश ये है कि तस्वीर पर बात शुरू करने से पहले मुझे वो शेर याद आ रहा है कि यारानी वफा कहते हैं तस्वीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है मंजिल। गुजारिश है कि कश्मीर से हमारी जो वाबस्तगी है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है और कश्मीर से पाकिस्तानियों की जो वाबस्तगी है वो काफी छुपी हुई नहीं है। आज भी जब कश्मीर में जो भी हुर्रियत के रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, जब वो नारे लगाते हैं तो वो कहते हैं हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। और आज भी जब उधर लोग शहीद होते हैं तो उनको पाकिस्तानी परचम से दफनाया जाता है और पाकिस्तान के साथ इदारे जद्दोजहद करते हैं। पाकिस्तानी भाइयों और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज और हुकूमत से वो तोतो करते हैं कि मुश्किल की या क़यामत के सुगरा की घड़ी में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमतें उनके साथ चलें। और यकीनी तौर पर हमारे लाख इख्तिलाफात सही और इस हुकूमत की नालायकियाँ और नादानियाँ आधार सही, लेकिन कश्मीर के हवाला से जो हमारी PDM है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तमाम पार्टी जो है पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े। लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि आप देखें कि हमने कश्मीरियों के लिए मौजूदा हुकूमत की क्या खारजा पॉलिसी है कि हमने अभिनंदन को जो है वो चाय का कप पिलाकर जो है वो रुखसत कर दिया। आज कलभूषण के लिए हम रातों रात जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए भी तैयार हैं और उसको वकील की अरेंज करके दे रहे हैं। जब न्याजी साहब अमेरिका के दौरे पर गए तो वापस आकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक जश्न मनाया गया कि ये कामयाब दौरा करके आए हैं। और एक जश्न जो है वो मोदी ने मनाया उधर कि जब उसने मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। इधर इमरान खान साहब जो थे वो ढोल की ताल पर जश्न मना रहे थे और उधर अभिनंदन मना रहा था। तो ये सारे हालात हैं जो सवालिया निशान है हमारी हुकूमत की पॉलिसी पर और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर खारजा के हवाले से। और जहाँ तक कर लो कि आपने देखा कि जब ये शब्द खून कश्मीरियों के हक के आज़ादी पर मारा गया तो हमारे जो वज़ीर खारजा थे वो सिर्फ मुल्तान से में बैठ के दरबार शरीफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और एक ट्वीट या एक बयान प्राइम मिनिस्टर दे देते थे। मैं अगर रफीउल्लाह साहब की बात की तारीफ करूंगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि अभी उस वक्त तो मोदी ने जब ये शब्द मारा तो उसने पूरी दुनिया का दौरा किया और पूरी दुनिया में अपना जो झूठा प्रोपेगेंडा और उनकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी अदब से कमी कर सके तो उन्होंने हर मुल्क में गए। लेकिन हमारे वज़ीर खारजा मुल्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करते थे। अली गौहर बलोच साहब, कतई माफी। अली गौहर बलोच साहब, कतई माफी, ये आपकी
बात भी और अल्फाज का चुनाव सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से किताबों के अंदर। आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने भी जो अल्फाज का चुनाव किया वो भी बड़े अच्छे थे। लेकिन सवाल ये है, अवाम ये पूछते हैं कि आप लोग भी माजी में रहे हैं वफाकी हुकूमतों का हिस्सा, 3 बार आपकी हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया, आपने कौन सा आजाद करा लिया? हमारे दौर में कब्जा नहीं हुआ। गुजारिश है कि हमारी हुकूमतों में आखिरी हुकूमत तो आपकी थी ना, मौलाना फजल रहमान साहब को ही लगाया हुआ था, उनसे पूछ लेना कि क्या किया उन्होंने। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी ये वाक़या पेश नहीं आया। ये जब ये इलेक्टेड हुकूमत आई है तो उसके तौर पर कश्मीर के ऊपर सब खून मारा गया। ये एक सवालिया निशान है। इससे पहले इंडिया को, इससे पहले भी मोदी बरसर इक़्तिदार था, उसको ये जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर सब खून मारता। लेकिन आज ये मोदी को कैसे जरूरत हुई, ये एक सवालिया निशान है। आपने देखा कि जब इंडिया ने धमाके किए, एटमी धमाके किए, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और अमेरिका से उन्हें अरबों डॉलर की थी, हर तरह का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने मुफाद के ऊपर और पाकिस्तान की सलामती पर आंच न आने दी और उन आफत को अपने जूते की नोक से रखते हुए चांदी के मकान के ऊपर धमाके करवाए। अच्छा चले, अच्छा ठीक है, मैं जरा आगा रफ़ीउल्लाह साहब से जवाब ले लूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं कि हमसे तो पूछे, मैं आपसे भी पूछ रही हूं, 1 मिनट, ये जरा उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं ना, मैं आपसे आपकी तरफ जा रही हूं। हमारी बेस्ट विशेस कभी नहीं रही थी कि इंडिया में कौन प्राइम मिनिस्टर आए कोई ना आए। नहीं, लेकिन देखें माजी में हुकूमतों का हिस्सा तो आप लोग रहे ना, आप लोगों ने कौन सा हल कर लिया? हमारे होते हुए किसी को ये मजाल नहीं थी कि जो ये सौदाबाजी करके आ जाए, किसी को ये हिम्मत नहीं थी कि कश्मीर के इशू पे कोई इस किस्म की कंप्रोमाइज कर जाए, किसी को ये हिम्मत नहीं थी कि दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड एलिगेशन सौदेबाजी का। क्या प्रूफ है आपके पास? अच्छा प्रूफ है क्या आप लोगों के पास, जो आप लोग एलिगेशन इस वाले मौजूदा हुकूमत पे लगाते हैं? दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एलिगेशन कि सौदेबाजी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रूफ देखें, ये प्रूफ है ना कि ये उठा के ये फेंकता हूं, टूटता है तो ये टूटना इसका प्रूफ है ना। ये प्रूफ है कि उस पे आके कब्जा करना, उस पे आके कोई चोरी छुपे अंधेरे में काम नहीं हुआ। दुनिया ने देखा है, दुनिया देख रही है, इससे ज्यादा देखें। अब आप बात सिर्फ वो वाली बात हो जाएगी कि जनाब वो उस बंदे ने रिश्वत ली है, उस रिश्वत लेने की और देने की उस टाइम की आप मुझे कोई वीडियो दिखा दें, कोई ये कौन सी बात हो गई? प्राइम मिनिस्टर हमारे जाते हैं वहां पर, अमेरिका में डील करके आते हैं, यहाँ पर ये इस्तकबाल करते हैं और वो वहां पर जश्न मना रहे होते हैं। इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? और उसके बाद इतनी सारी बात करें, प्रूफ के साथ कर रहे हैं। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि उसके बाद इंडिया पे पोजीशन नहीं लिया उन्होंने, उसके बाद इंडिया के ऊपर ये जुल्म नहीं, इंडिया ने ये जुल्म हमारे ऊपर नहीं डाला कश्मीरियों पे। इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? देखें, अगर मुझ पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने यहाँ पर इनलीगल पोजीशन ले ली और अगर पोजीशन भी मेरे पास है, तो इससे ज्यादा प्रूफ और क्या है? अच्छा, मैं गजाला की तरफ आ जाऊं। जी गजाला, ये दोनों पार्टियां एलिगेशन लगा रही है सीरियस लेवल के। ये वो दिन है जहाँ पे हमें कश्मीरियों के राइट्स के लिए लड़ना है, ना कि ये कि अपने पार्टी के ये लोग नैरेटिव्स और अपने पार्टी को। मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो कितने अरसे तक कश्मीर, नॉन सीरियस एटीट्यूड था इन लोगों का कश्मीर के मामले पे। इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि कश्मीर के बारे में बात ही ना की जाए। मगर मैं इस वक्त, देखिए हुकूमत से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान कोई का डील हुई है? कोई कैसे डील हो सकती है? इमरान खान यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होके स्पीच करते हैं, इंटरनेशनल जरीदे में आज तक कभी इनके किसी मिनिस्टर तक ने कश्मीर के बारे में एक आर्टिकल लिखा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल जरीदे के अंदर कश्मीर के हक में और कश्मीरियों के लिए आर्टिकल लिखा। दुनिया के हर फोरम पे पहले कश्मीर को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा। इन्होंने तो कश्मीर कमेटी बना दी, ऐसे फिरौनों के हाथों में दे दी कि जिन्होंने कश्मीर कमेटी के इजलास भी नहीं बुलाते थे, ना कभी उन्होंने उसके लिए कोई फाइट की। अब जब यहाँ ये हालात पहुँचे हैं जहाँ पे कश्मीरियों के साथ इस कदर ज्यादती की गई है, बजाय इसके एक आवाज़ होकर, एक कौम बनकर कश्मीरियों के लिए हक में नारा लगाएं, ये तफरका दिखा रहे हैं और इस वक्त दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम टूटा हुआ एक मुल्क हैं, हम सब अलग अलग लोग हैं और हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम कश्मीरियों के साथ नहीं हैं। कश्मीरियों के साथ अगर ये होते तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ता है एज ए नेशन।
एज वन ग्रुप ऑफ पीपल, एज पाकिस्तानीज। इस वक्त कोई पीडीएम या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की बात नहीं कर रहा। इस वक्त पाकिस्तानी होने का इनको सबूत देना चाहिए था, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है। हाथ मिलाना गवारा नहीं करता, वो क्या वन नेशन। अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं समझते और उसकी पहली स्पीच से लेके आज तक आप लोग हमेशा उस किस्म, देखिए बिलावल जो है ना वो उस ख्वाब देखते रहेंगे, उसको अगले 10 साल तक प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिल सकती। मरियम ख्वाब देखेगी, मरियम को कुछ नहीं मिल सकता। देखिए आप अवामी, कौन सी अवामी, ये बड़ी प्रेडिक्शन 11 पार्टीज मिलके 1 लाख लोग जमा ना कर सके। हाँ। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को तो खामोश बैठना चाहिए। लाड़काना में दूसरी पार्टी का कोई झंडा था? उस वक्त बेनजीर भुट्टो की जलसा था, शहादत का दिन था। तो वो बेनजीर भुट्टो, बेनजीर की रूह रो रही थी कि उसके दुश्मनों को तुम लोगों ने स्टेज पे खड़ा किया। पीपल्स पार्टी ये हमारी कामयाबी का खौफ करें। वो तमाम वो लोग जो हमारे बयानी, वो कामयाबी जिसमें तुम्हारे अपने टॉप लीडर्स को तुम नीचा दिखाओ, बेनजीर को नीचा दिखाओ, उस पे तुम लोग कामयाबी की कौन सी बातें आप लोग कर रहे हैं? खुदा का खौफ। हमारा बयानिया था सियासी तौर पे, आज हर सियासी जमात का वो बयानिया है कि डिफंक्ट पार्टीज नहीं, हर पाकिस्तानी जमात का वो बयानिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम, वो हमने आपको दिखाया। वो आपको मिले नहीं, अवाम ने आपके हाथ पे बैठ नहीं, अवाम नहीं थे वहां पर। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन लाड़काना में आप भी मुझे नजर आई थी और भी एंकर्स नजर आए। लाड़काना में अवाम नहीं थी। लाड़काना का जलसा लाहौर की तरह के नाम था, लाड़काना का जलसा शोर मचाने से फर्क नहीं पड़ जाता। शोर क्यों मचा रहा हूं? ऊंची आवाज कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी भाई। कैमरे लगा लें या तो अभी फुटेज निकाले लाड़काना की, और अगर आपको कहीं ऐसा फील हो कि लोग नहीं है, जियाले नहीं है, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, फिर बात करें। हमारी पार्टी का एक ही बयानिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। और उसके फौरन बाद आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर पे क्लियरली अपने आप को बता दिया कि मैं अकेला फैसला करने वाला आदमी हूं, मुझे लोगों की जरूरत नहीं, और जो मैं फैसला करता आया हूं सही हूं। तो आप किस तरह से जुड़ रहे हैं? मत लगाओ भाई, चले। अच्छा मैं थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूं। मच में जो वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक वाकया है, वो भी मैं जरा उस पे बात कर लूं कि हजारा बरादरी इस वक्त बड़ी नाराज है और हुकूमत से जो है एक मरतबा फिर मुतालबा हो रहा है कि जी वो इस मामले पे सीरियसली कंसर्न ले। वो आपकी बात दुरुस्त है, जो नारे लगे वो मैं यहाँ चला नहीं सकती उसको, लेकिन मैं मीडिया दिखा नहीं रही है वो। मैं क्या कहते हैं, पहले मैं जरा अली गौहर बलोच साहब से ले लूं इसके ऊपर बात, और फिर थोड़ा सा फिर मैं आप लोग की तरफ भी आ रही हूँ। अली गौहर बलोच साहब, आपने देखा है कि मच का जो मामला है बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, ये जो जिस तरह से दहशतगर्दी हुई है वहाँ पर। और आज शेख रशीद साहब बता रहे थे, वज़ीर आज़म साहब को जब ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने कहा कि 7 से 8 मुतालबात हैं मुजाहिरीन के जिसको तस्लीम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं, ख़ास तौर पे अभी तक उन्होंने जो लवाहिकीन है उनको दफनाया नहीं है और मुजाहरा अभी तक जारी है। माजी में आपकी हुकूमत जब थी तो दहशतगर्दी के हवाले से हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब आए और बहुत सारे उसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई, एंड दीगर देयर सो ऑन थिंग्स, और उसके बाद एक आ गया कि जी अब दहशतगर्दी का जो है वो मिलकर पूरी कौम ने जो है वो मुकाबला करना है। अब हम देखते हैं कि ये इस तरह का वाक़या, और कोयटा का जो इलाका है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की मैं बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैं अगर कहूं कि बैड उसमें रहा है वहाँ की लॉ, अगर मैं सिचुएशन कहूं सिचुएशन वहाँ की। तो अब आप बताएं कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, नून लीग किस तरह देख रही है, क्योंकि माजी में आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि फेस करनी पड़ रही थी, और अब शायद हुकूमत को उन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होगा, तो इस बारे में भी उनको पता चल रहा होगा कि किस तरह से हालात जो है एकदम से टर्न ओवर लेते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो जो मच का वाक़या हुआ है वो हजारा बरादरी के साथ ही एक दफ़ा इससे पहले भी जो वाक़यात हो चुके, तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए था कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम हो। और अफसोसनाक वाक़या है, उन तमाम भाइयों के साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं। पूरा पाकिस्तान जो है उसके दिल उस वाक़े पर रंजीदा हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि आप देखें कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जब से अक्स ऑपरेशन शुरू हुआ, कराची में जो अमन बहाल हुआ, उस वक्त भी सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मरकज में मियां नवाज शरीफ साहब की थी। और जो वो ऑपरेशन हुए उनके आपको पता है सम्राट नजर आए। और पाकिस्तान में जबकि लोड शेडिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू था वो दहशतगर्दी के थे, दो बड़े इशू थे वो हमारे वक्त में एड्रेस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत ज्यादा कामयाबी है। आज आप देखें, सिर्फ मच के वाक़े का जिक्र न करें, मैं आपकी तवज्जो इस्लामाबाद में जिस तरह से असामा एक नौजवान बच्चे का गोलियां दाड़ के उसका सीना छलनी कर दिया गया एक दारुल हुकूमत में। जब दारुल हुकूमत भी महफूज नहीं है तो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आप देख लें कि दारुल हुकूमत में पुलिस मुलाजमीन ने एक मासूम सर ये तो काफी सालों से हो रहा था ना, ये कराची में तो लोग ये फेस कर रहे थे। अब तो ये दारुल हुकूमत तक मामला जब कराची से शुरू हुआ तो कराची से हम चीख रहे थे उस वक्त, जब माजी में मुझे याद है आपकी भी हुकूमत थी और इस तरह के वाकयात हुए तो शुरू से चीख रहे थे कि देखें इसको कंट्रोल में करें। आज ये मामला दारुल हुकूमत तक पहुंच गया है तो फिर आज सबको शायद अंदाजा हो रहा है कि कितना सीरियस कंसर्न है ये। बिल्कुल। उसके बाद आप देखें कि जो सानिया साहिवाल था, आज मैं दो तरह की पुरानी असम्बली में वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो चीख कर कह रहे थे कि उस वक्त अफरीदी साहब थे, वजीर दाखिला स्टेट मिनिस्टर थे, फिर आप इनके जो है मतलब मुराद सईद की थी और आपके कराची के PTI के MNA वो लियाकत साहब जो है वो मतलब है कि वो कह रहे थे कि ये कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और निशाने इबरत बना देंगे। आज इसी हुकूमत के दौर में सानिया साहिवाल के तमाम मुसलमान को बरी कर दिया गया। आज एक नौजवान बच्चे को पुलिस वालों ने गोलियां मार के जो है पूरी कौम के सामने जो है शहीद कर दिया। आज मच के वाकया के ऊपर कतई तौर पर मैं सियासी बयान नहीं दे रहा और मैं करना चाहता हूँ सोचना चाहता, लेकिन जो इससे पहले इसी दौरे हुकूमत में वाकयात हुए इन्होंने हजारा बरादरी के मुतालबात जो है उनको सीरियस और संजीदगी से क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो आज जितने उनके कट्टे बंदे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती, उनका कोई तदारक किया होता तो शायद आज ये वाकयात ना होते। तो ये इसकी जिम्मेदारी जो है इन वाकयात की मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नेग्लिजेंस है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इस पर आयद होती है कि इनकी कहीं ना कहीं कोताहियां हैं जिसके वजह से आज कातिलों को बरी किया जा रहा है। मासूम नौजवानों आपको नहीं लगता कि शेख रशीद साहब बतौर वजीर दाखिला इस मामले को अच्छे से निभा सकेंगे? जी कतई तौर पर नहीं। देखें, जिन लोगों ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद आपने देखा कि जो आजम सौटी साहब को रेलवे का चार्ज दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये रेलवे के तो बुरे हालात हैं और शायद ये बंद होने के करीब है। शेख रशीद साहब तो रोज उसके किस्से, शेख रशीद साहब को सिर्फ तो है वो मीडिया पर आकर मां सिवाय आवाजें कसने के और जूते लगाने के अलावा उनको अपनी वजारत कभी भी चलानी नहीं आई। चले ठीक है शोहरत हासिल करने के लिए ठीक। अच्छा ठीक है, मैं जरा मैं आगा रफीउल्लाह साहब की तरफ भी चली जाऊँ। आगा रफीउल्लाह साहब, ये दो मामलात अभी उन्होंने सामा कर लिया, लेकिन मैं शेख रशीद साहब की कल एक गुफ्तगू देख रही थी एक निजी चैनल पे, वो बयान दे रहे थे कि उसामा वाले मामले पे तो हमने जितनी दफात थी, जितनी FIR में लगानी थी वो सारी लगा के जो है ना उन पुलिस अफसरान को पकड़ लिया है और वो इस बात को क्रेडिट समझ रहे थे। बहरहाल लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं कि कान कनों का मामला है मच में हज़ारा बरादरी के, अब इसमें जो ये मुतालबात इन्होंने अपने मनवाए हैं और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 8 में से 7 मुतालबात तस्लीम करें, अब ये एक मुतालबा अभी भी उसमें रह गया है, तो आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? देखें, एक तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मच और इस्लामाबाद वाला वाक़या मिक्स नहीं करना चाहिए। मच जो है वो खुलम दहशतगर्दी है, इंसानियत की तजलील है, इंसानियत के साथ जुल्म है। इस पे तो मैं किसी मतलब वो नहीं करता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोई आज पहले दिन की बात नहीं है। इस कौम के साथ, हज़ारा बरादरी के साथ ये बारहा इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं
और जो लम्हा फ़िक्र है कि रियासत के लिए। और जिस किस्म की स्पीचेस, जिस किस्म की बातचीत वहाँ पर हो रही है, वो उससे ज़्यादा लम्हा फ़िक्र की बात है। मैं आपको दोबारा इनकी नॉन सीरियस जो वो है गवर्नमेंट का, शेख रशीद साहब वहाँ जाते हैं और बड़ा तड़ले से कहते हैं कि जी आप लोग आएँ मेरे पास, वहाँ रहें और इंशाल्लाह 3-4 दिनों में फिर प्राइम मिनिस्टर टाइम देगा, फिर वो आपसे मुलाकात करेंगे। ये अफसोसनाक बात नहीं है? मतलब हर आदमी अपने ऊपर रखे, इनमें से, इन शहीदों में से कोई एक मेरा या आपका हो और प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि आप लोग आएँ इस्लामाबाद में, रुकें और फिर जब उनको फुर्सत होगी वो टाइम देंगे, उसके बाद वो ताज़ियत लेंगे। क्योंकि नईमुल्लाह का उन्होंने ऐसे ही किया, पूरी फैमिली बुलवा के ताज़ियत ली। आप इन चीज़ों को जोड़ कहाँ रहे हैं? मतलब आपको ज़रा थोड़ा अंदर से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही? मतलब आपको तो चाहिए ये था कि आज कैबिनेट का इजलास होता ही कोयटा में, आज कैबिनेट पूरी बैठी कोयटा में होती, आज उनको एहसास होता कि ये पाकिस्तानी है और हम पाकिस्तानी, आज इनको हमारी तकलीफ है। आज प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट वहां बैठी होती इस्लामाबाद के बजाय कोयटा में, और वहां पर उनको मिलता इस चीज का एहसास कि हाँ ये हमारी हुकूमत है, हाँ ये हमारे लोग हैं, हाँ इनको तकलीफ है हमारी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर कैबिनेट का मिनिस्टर जाके कहता है कि आप लोग आओ, 10 लाख रुपए हम देंगे, 15 लाख रुपए थू है इस पैसों पे, नालत बेचते हैं ऐसे पैसों पे। आप अंदाजा लगाएं कि मतलब मेरा भाई मरे और आप मुझे कहो कि पैसे दें। और इस बेदर्दी से मैं बोल रहा हूं, इंसानियत की तजलील की गई है, इस पे कोई किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि स्ट्रांगली जाके कोयटा में बैठे, जब तक इन लोगों का मसला हल ना हो, जब तक ये मुतमईन ना हो, प्राइम मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट को नहीं वहां से हिलना चाहिए, वो इनका मसला हल कराना चाहिए। इस पे कोई सियासत नहीं है। इस पे अगर मेरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता तो भी गलत बात थी, अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर हो तो भी गलत बात। इस मामले में वहां बैठकर उन लोगों के साथ ये फील देनी चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हम आप में और आप हम में से। जब तक आप ये नहीं दोगे, उन दहशतगर्दों को जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज पहली दफा थोड़ी हो रहा है, इससे पहले कई दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं। और बार बार ये बेचारे कुर्बानी के बकरे बने, बार बार ये कौम इस तरह, ये बेचारे इस तरह, मतलब ये इस पे तो देखें, इस पे मतलब बात ये कि हर आदमी को, मैं तो इसमें मैं सोच के मुझे तो अजीब सी सिचुएशन होती है। मैं बोलता हूं सिक्योरिटी लैब्स की बात की, साथ ही उन्होंने रियासत की भी बात की। गजाला सैफी साहिबा किस तरह से देख रही हैं? दाइश ने जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है इन कारकुनों के कत्ल की, बड़ा जो है सीरियस कंसर्न है इस हवाले से। देखिए, दाइश जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने टेररिज्म की वारदातें बहुत की हैं। बलूचिस्तान सेंसिटिव है टेररिज्म के भी हवाले से, और जो ये बातें कर रहे हैं आगा रफ़ीउल्लाह, ये बेहतरीन बात है और प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया है और उनकी हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की है। जिसको ये जिस अल्फाज में इन्होंने नवाजा है, वो मेरे ख़्याल में उसको तो मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी इनकी इस गुफ्तगू के बारे में, मगर गवर्नमेंट की ये यकीनन ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ऐसे रैंडम और इतने सफाकाना तरीके से जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। इनके दौर में भी होते रहे हैं ऐसे अटैक्स, ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान में बल्कि और सूबों में भी इस तरह के अटैक्स हुए। और जब जरदारी साहब ने, तो जब बिलावल हाउस में बैठे थे तो कभी उन्होंने निकल के चौक तक भी नहीं आए, वो यहाँ पे लोग खड़े रहे। तो इस वक्त इनका ये बनता ही नहीं है कि ये कहें। जरदारी साहब तो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहे अपनी आखिरी हुकूमत के 3 साल तक, बिल्कुल बेसमेंट में कहीं पे थे और उनका तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता था 10 दिन तक। इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है। जर्द क्यों, बिल्कुल हेड ऑफ द स्टेट। प्लीज आप मुझे बोलने दें बात। आप अपने वक्त बिल्कुल मैं गलत, आप जितनी गलत बातें बोलते चले गए, मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं इस वक्त। तो ये अल्फाज जो है ना आपके, इस पे अच्छा भाई की जान जाती है। देखिए, एक खून बहा जो है वो तो कातिल देता है, मगर गवर्नमेंट अगर एक मिनट खामोश, इसलिए क्योंकि जो लोग इस तरह से अपने आप को इस मुश्किल में बेचारे गिरफ्तार हैं। जिस वक्त एक बच्ची का भी है कि जी मेरे घर में तो अब कोई बचा ही नहीं, मेरे ख़ानदान में हम हज़ारा कम्युनिटी के साथ हैं, उनके साथ हम हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और
हर तरह से उनकी मुश्किल का हल करेंगे, मगर जो जाने चली गई उस पे आप ये दुख बात का है इजहार सिक्योरिटी कर लैब्स सकते हैं। है। देखिए सिक्योरिटी लैब्स, अब एक रैंडम किसी जगह पे उठा के एक टेररिस्ट अटैक होता है जिस पे गवर्नमेंट जो है उसको यानी देखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर किसी एक रैंडम किसी एक माइनस के साथ ये होता है वाकया, तो जिम्मेदारी तो हमारी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे अटैक हो सकता था। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने आके लोगों को बांधा और इस सफाकी से कत्ल किया, जिसका हम जितना भी कंडेम करें वो उतना कम है। और वही वाली बात है कि इस वक्त ये पीडीएम के जोश और जज्बे के अंदर पाकिस्तान का जो नज़रिया है और पाकिस्तान की जो सोच है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको बालाए ताक रख रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको इसके बारे में सीरियस सोचना चाहिए, बिकॉज जो बातें कर रहे हैं वो बातें पाकिस्तान के नैरेटिव के अगेंस्ट जाती हैं। वो पाकिस्तान के नैरेटिव के अगेंस्ट जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर कोर्ट आ जाए, पाकिस्तान के नैरेटिव के अगेंस्ट हो गया। जब कोई आदमी अपना बंदा लूज करता है तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है जब कि उनको किसी ना किसी अच्छा आपको मैं बस लास्ट क्योंकि लास्ट टाइम खत्म हो गया, इन्होंने बहुत टाइम लिया, मेरे ख्याल में तो अब इन्हें टाइम मिलना ही नहीं मैं आपसे ही तो कह रही हूँ। तो मैं आपसे एक चीज हमारे गले बंद कर अच्छा एक सेकंड, ये अब असेंबली का फ्लोर नहीं है, इसको हमारे गले दबा दें ना, फ्लोर पे ना असेंबली का फ्लोर देते हैं ना। यहाँ बात यहाँ देखा गजाला ने कैसे कहा चुप। अच्छा चले मैं इसलिए कि आप चुप हो ही नहीं रहे। अच्छा आपने मुझसे गजाला बस लास्ट मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, ये बात दुरुस्त है आज वजीर आजम साहब ने कैबिनेट के अंदर ये बात तो दुरुस्त है, कैबिनेट पे इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए थी। वजीर आजम साहब ने पीपल्स पार्टी की 12 साल कारकर्दगी और सिंध काबीना के ऊपर जो है वो बहुत तनकीद की, उससे हटके इस पे बात हो जाती है। बस वन लाइनर मुझे इस पे बता दें। देखिए आपके आगे है सारी चीज़ें, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। जिस तरह ये आज प्रोग्राम ऐसे हो रहे थे वैसे भी हो रहे हैं, और अभी तक 18वीं तरमीम को ये बहुत बड़ा अपना एक समझते हैं कि किसी तरह से एक किला इनका है, मगर फिर अगर इनके पास इस सूबे की हुकूमत खाली रह गई है और ये एक एथनिक पार्टी है, प्रोविंशियल पार्टी बन के रह गए, नेशनल पार्टी नहीं है ये लोग। अगर ये एक प्रोविंशियल पार्टी बन के रह गए हैं तो इनको चाहिए कि इस सूबे को ज़रा सा हैदराबाद से आगे जाके देखें और उन गुरबा और गरीबों का इस्तेसाल होने से जो इन्हीं के हाथों होता रहा है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों, ठीक है, उनको जरा बचा लें। ठीक है, अपने बच्चियों के स्कूल्स में बाथरूम्स बना लें, अपने गरीबों के यहाँ थर में कहीं पानी पहुंचा दें, कहीं अस्पतालों की हालात बेहतर कर लें। NICVD की बात करते हैं, वहाँ जितना करप्शन है अल्लाह माफ करे, उसको भी बेहतरी की तरफ लेके चलें। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड से वाइंड अप करते हैं। ये बता दें हमारे वजीर आला ने ये नहीं कहा कि मेरी इख्तियारी नहीं है। चेयरमैन साहब ने आज हमारे वजीर आला ने ये नहीं कहा कि मेरी इख्तियारी नहीं है, हम तैयारी करनी चाहिए थी, सिलेक्टर को तैयारी, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी से और इंशाअल्लाह ताला आज भी कोरंगी में प्रोजेक्ट के इफ्तिताह किए। आप बताएं कि 1100 अरब कहाँ है? चले मैं उसके लुत्फ में नहीं जा रही। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब आपका, आगा रफीला साहब आपका, और अली गफार बिलत साहब आपका। उनको तो वक्त की एंड में मैं नहीं दे सकी जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।